तो आइए एक बार फिर क्लास 12 के लेसन 2 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का आज अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न का हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो एक आप क्वेश्चन देख रहे हैं और इसका हम लोग आंसर भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, कहता है कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताए जहां पर नर और मादा युग्मत भीद का विकास होता है। तो प्रश्न एक है, यह कहता है कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताएं जहां नर और मादा युग्मत भीद का विकास होता है। तो याद रखिए, उत्तर में आप कह सकते हैं कि आवृतबीजी पादप पुष्पीय पादप है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसका कार्य प्रजनन होता है। पुष्प में निम्नलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं। चला देखिए, यहाँ पर लिखा गया है जो बाह्य दल पुंज है इसका निर्माण बाह्य दल से होता है। जो दल पुंज है इसका निर्माण दल से होता है। पुमंग इसका निर्माण पुकेसर से होता है। और फिर जो आपके जो पुमंग है इसका निर्माण पुकेसर से होता है और पुष्प का ये जनन चक्र भी कहलाता है। इसी तरीके से एक और आपके हैं जिसका नाम है जयांग, कह सकते हैं इसका निर्माण अंडप से होता है। कभी मत भूलिएगा, जो जयांग देख रहे हैं इसका निर्माण अंडप से होता है। आगे भी कह सकते हैं कि पुकेसर के पराग कोश में परागकण मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्र विभाजन द्वारा परागण का निर्माण होता है। परागकण नर युग्मत भीद कहलाता है। और उसके बाद आप यहाँ पर यह भी बता सकते हैं कि अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड के बीजांडकाय का गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु का मादा युग्मत अथवा भ्रूणकोश का विकास होता है। अब देखिए जरा इसका चित्र भी आप देख सकते हैं। जो पौधा आप देख रहे हैं इसका चित्र है, ये नाम भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कौन कौन भाग कहाँ पर है। और देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर आपका एंथर है, फिर आपका स्टिग्मा, यानी ऊपर वाला कोई भी पुष्प होता है जो पुष्प का ऊपरी, ये पुष्प का एक अनुप्रस्थ काट, ये चित्र जो है ये पुष्प का अनुप्रस्थ काट है। सबसे जो ऊपर वाला देख रहे हैं उसको एंथर, इसको स्टिग्मा और इसको हम लोग पेटल। और आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलामेंट है, ये स्टाइल्स है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से नेक्टेरी फेरस है, फिर ये ओवरी है, फिर ये ओवल है, फिर आपका इस तरीके से पुष्पीय जो पौधे होते हैं इसकी आप संरचना देख सकते हैं। बता भी सकते हैं कि जो पुष्पीय होते हैं उसकी संरचना क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के पास आप कदम रख रहे हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहता है कि लघु बीजाणु, बात आप सुनिएगा जरा ध्यान से। कहता है कि जो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न है। इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचना का नाम लिखिए। तो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे आप इसको बताएंगे। तो पहले लघु बीजाणुधानी और यहाँ पर गुरु बीजाणु में क्या अंतर है। तो लघु बीजाणुधानी में कह सकते हैं कि ये बाह्य त्वचा, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरा रहता है। तो एक बात देखिए आप कि यहाँ पर जो बातें पूछी जा रही है तो यह जो होता है आपके बाह्य त्वचा और जो मध्य जो आपके होता है, और गुरु बीजाणुधानी में दूसरा यह बाह्य तथा अंत अध्यावरण से घिरी रहती है। तो आप इसमें भी बता सकते हैं कि जो आपके गुरु बीजाणुधानी कहेगा तो यह बाह्य तथा अंत अध्यावरण से घिरा रहता है। लघु बीजाणुधानी में दूसरा कह सकते हैं कि परागकण मात्र कोशिकाओं से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। परागकण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि पराग कोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। तो जो पराग कोश होता है उसके चारों कोने
पर बनते हैं, ये बता सकते हैं आप यहाँ पर कि किस तरीके से पूछा जाता है। और गुरु बीजाणु में कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं। जो गुरु बीजाणुधानी होते हैं तो ये आपके बता सकते हैं हम लोग। उसके बाद से आप तीसरा कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण करते हैं। तो ये भी आप बात जाने आपकी सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक जो होते हैं अनेक परागकण का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका है उसके जो होते हैं द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अनेक परागकण का निर्माण होता है। यानी परागण के निर्माण में जो होता है मात्र कोशिकाएं उपस्थित रहती है। तो ये चीज़ भी आप बता सकते हैं अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो कैसे निर्माण होता है। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कह सकते हैं कि गुरु बीजाणुधानी मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 नंबर आप कह सकते हैं कि पराग कोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होता है, परागण नर युग्मद्वीप बनाते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं गुरु बीजाणुधानी से भ्रूणकोश बनता है जो मादा युग्मद्वीप बनाता है। उसके बाद से कुछ और बातें इसमें लिखी गई है कि इन घटनाओं के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणुधानी के अंत में लघु बीजाणु अथवा परागण बनते हैं तथा आप यहाँ पर बता सकते हैं कि गुरु बीजाणुजानन के अंत में 4 गुरु केंद्र बनते हैं। तो ये भी आप बता सकते हैं कि अगर कोई पूछता है तो इस तरीके से बातों को आप बता सकते हैं। उसके बाद से आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो आप 3 नंबर क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं कि कथा के निम्नलिखित शब्द वलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। एक है परागकण, एक है बीजाणु जनन, उसके बाद से उत्तक, लघु बीजाणु चतुष्क, पराग, मात्र कोशिका, नर युग्मक। तो देखिए उपयुक्त शब्दावलियों के सही विकासीय क्रम निम्नतम है। पहले आप बीजाणु उत्तक लिखेंगे, उसके बाद से आप पराग मात्र कोशिका, तब लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, तब परागण का होता है, तब आपका नर युग्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। कहता है कि एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यही आपका है, जैसे कहा है प्रारूपिक आवृतबीजी बीजांड का चित्र है। ये खूब सुंदर आपका चित्र है। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस हिस्सा को हम लोग कहते हैं चलेजा कहा जाता है। इस हिस्सा को हम लोग रेफे कहते हैं। फिर आपके एम्ब्रियो से कहा जाता है इसको। नीचे आप देखते हैं कि इंट्रीग्यूमेंट कहते हैं, फिर एग एपरेटस कहते हैं, फिर यहाँ पर जो हिस्सा है पोलर न्यूक्लियर कहते हैं, फिर एंटीपोडल्स कहते हैं, फिर लीनर इंट्रीग्यूमेंट कहते हैं, फिर आउटर इंट्रीग्यूमेंट कहते हैं, फिर न्यूक्लियस होता है, फिर ये चले जाता है। तो इस तरीके से चित्र भी आप बता सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि एक जो प्रारूपी आवृतबीजी का चित्र बनाइए, तो इस तरीके से चित्र होता है, उसको हम लोग बना सकते हैं कि जो आवृत्ति बीजी का अगर चित्र पूछ रहा है तो आप इस तरीके से चित्र को बता सकते हैं। उसके बाद से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के पास चलते हैं। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप मादा युग्मद्वीप के एक बीजाणु जनक विकास से क्या समझते हैं। तो कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बने गुरु बीजाणु चतुष्क में से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होता है जो मादा युग्मद्वीप का विकास करता है। गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 सूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रक बनाता है। प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये चीज़ अगर आपसे पूछता है तो इसको बता सकते हैं। फिर आगे आप कह सकते हैं कि उपयुक्त व्यवस्थित हो जाते हैं। भ्रूणकोश के बीजाणुद्वारी ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रक में से 3 केंद्रक कोशिकाएं अंडप उपकरण बनाते हैं, जबकि विभागीय सिरे के 4 केंद्रक में से 3 केंद्रक एंटीपोडल कोशिकाएं बनाते हैं। दोनों ध्रुवों से आए एक एक
केंद्रक केंद्रकीय कोशिका में संयोजन द्वारा ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। चूंकि मादा युग्मोद्भिद सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होता है, अतः इसे एक बीजाणु विकास कहते हैं। ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, कहता है कि एक स्पष्ट और साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्भिद के 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लिएट प्रकृति की व्याख्या करें। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर में कि आवृत बीजी पौधे का मादा युग्मोद्भिद 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, जिसके परिवर्धन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु प्रथम केंद्रकीय विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। द्वितीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 2-2 केंद्रिकाएं बन जाती है। तृतीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। माइक्रो पाइलर शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक अंड उपकरण बनाते हैं तथा चौथा केंद्रक ऊपरी ध्रुव का चक्र बनाता है। निभागीय शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 एंटीपोडल केंद्रक तथा चौथा केंद्रक निचला ध्रुव केंद्रक का निर्माण करता है। ऊपरी तथा निचला ध्रुवीय केंद्रक मध्य में आकर संयोजन द्वारा द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। अंड उपकरण के 3 केंद्रकों से मध्य वाला केंद्रक अंड बनाता है। शेष दोनों केंद्रक सहायक कोशिकाएं बनाती है। देखिए यही चित्र आपके हैं, जैसे कहा है, जो चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र है कि भ्रूणकोश के विभिन्न केंद्रकीय व्यवस्थाएं तथा परिपक्व मादा युग्मोद्भिद आप देख रहे हैं। यहाँ पर 3 ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे नीचे, जिसमें ये देखिए पोलर न्यूक्लियस लिखा गया है। यहाँ पर केंद्र में तो न्यूक्लियस होता ही है, लेकिन ये पोलर न्यूक्लियस लिखा गया है। यहाँ देखिए डबल, सब अलग अलग हो गया। सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और ये आपका एड सेल है, ये आपका साइन गिद है, ये आपका फिलिफार्म एपरेटस है। यहाँ ऊपर भी 3 संरचना है, और इसको हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद से आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है कि उन्मित जो आपके उन्मित परागण पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुमितीय पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें। तो देखिए हम उत्तर अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे इसको लिखेंगे? कह सकते हैं कि वे पुष्प जिनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं उन्मित परागणी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बायोला या ऑक्सजेलिस। देखिए अनुमिलीय पुष्पों में पर परागण नहीं होता है, अनुमिलीय पुष्प अनावृत नहीं होते हैं, अतः इनमें पर परागण संभव नहीं होता है। इस प्रकार के पुष्पों की परागकोश तथा वर्तिकाग्र पास स्थित होते हैं। परागकोश के स्फुटिंग होने पर परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण करते हैं, अतः अनुमिलीय पुष्प स्वपरागण ही करते हैं। तो अब यहाँ पर देख लिए, जो अनुमिलीय पुष्प होते हैं उसमें पर परागण नहीं होता है, इसमें केवल स्वपरागण ही होता है। तो ये भी अगर आपसे कोई पूछे तो इस चीज़ को भी हम बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और आपके पास है 8 नंबर। 8 नंबर कहता है कि पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीतियों का विवरण दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। कहता है पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीतियों का विवरण दे। तो आप यहाँ पर भी बता सकते हैं कि पुष्पों में स्वपरागण को रोकने हेतु विकसित की गई 2 कार्यनीतियाँ निम्न है। पहला आप कह सकते हैं स्वबंध्यता, सेल्फ फर्टिलिटी। देखिए पहला स्वबंध्यता, दूसरा भिन्न काल पक्वता है। तो कैसे आप इसको रोकेंगे पुष्पों द्वारा स्वपरागण? तो देखिए स्वबंध्यता के द्वारा कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्यनीति में यदि किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वे उसे निश्चित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण, माल्या के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं। भिन्न काल पर पक्वता, देखिए इसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए सैकिफेरा कुल के सदस्य। तो हमने देखा कि पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए जो 2 तकनीक अपनाई गई है, एक तो स्वबंध्यता रहा। इसमें हमने क्या देखा
इसमें जो होता है ना, जो एक पुष्प के परागकण होते हैं वह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे निषेचन नहीं होता, जिससे नए पुष्प का निर्माण नहीं होता है। और दूसरा होता है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब होता है कि इसमें जो नर और जो मादा जननांग होते हैं वह अलग अलग समय में पकते हैं, जिसके कारण उसमें निषेचन नहीं होता है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर जो होता है 8 के बाद आपका आता है 9 नंबर। और 9 नंबर देखिए क्वेश्चन आपसे कहता है कि स्व अयोग्यता क्या है। स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्व परागण प्रक्रिया बीज के रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। बहुत लंबा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। कहता है कि स्व अयोग्यता क्या है। स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्व परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, ये प्रश्न आपके हैं और ये प्रश्न पूछा भी जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसको हम लोग बता सकते हैं। तो पहला आप इसमें चीज़ बताएंगे कि स्व अयोग्यता पुष्पीय पौधों में पाए जाने वाली ऐसी प्रयुक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधों में स्व परागण नहीं होता है, अतः इन पौधों में सिर्फ पर परागण ही हो पाता है। स्व अयोग्यता दो प्रकार का होता है, एक विषमरूपी जिसको हेट्रोमफिक कहते हैं, और एक होता है समकारी। तो पहले विषमरूपी देखते हैं। देखिए इस प्रकार की स्व अयोग्यता में एक ही जाति के पौधों के वर्तिकाग्र तथा पराग कोषों की स्थिति में भिन्नता होती है, अतः पराग नलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र में रुक जाती है। समझ गए ना। माने आप कहेंगे कि इस प्रकार के माने जो विषम रूपी है, इस प्रकार के स्व अयोग्यता में एक ही जाति के पौधों का वर्तिकाग्र तक पराग कोषों की स्थिति में भिन्नता होती है, अतः पराग नलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र में रुक जाती है। समकारी अगर बात करते हैं तो समकारी में आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो स्व अयोग्यता विरोधी एस अलील से द्वारा होती है, उपयुक्त कारणों के फलस्वरूप स्व अयोग्यता वाली जातियों में स्व परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 के पास भी देखते हैं। देखिए 10 कहता है कि बैगिंग या इसी को बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीक क्या है। यानी थैली लगाना तकनीक या जो इसको ब्रेंगिंग कहते हैं क्या है। पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। तो देखिए आप इसमें कह सकते हैं कि ब्रेगिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागण में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। ब्रेगिंग के अंतर्गत विपुंसिक पुष्पों को पौधे से ढककर इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। पादप जनन में इस तकनीक द्वारा फसलों को उन्नतशील बनाया जाता है तथा सिर्फ ऐच्छिक गुणों वाले परागकण या वर्तिकाग्र के मध्य परागण सुनिश्चित कराया जाता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देख सकते हैं। कहता है कि त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताएं। देखिए तो आप उत्तर में देखिए का प्रश्न यही है, त्रिसंलयन क्या है और यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताएं। देखिए कह दीजिएगा कि पराग नलिका से युक्त मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से संयोजन करता है। द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है। जैसे पूछा ना कि त्रिसंलयन कहाँ होती है, तो आप कहिएगा त्रिसंलयन प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक और नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। तो ये भी आपका एक प्रश्न बहुत अच्छा था। प्रश्न 12 है, एक निश्चेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आपको मैं इसका थोड़ा सा बता देते हैं। कह सकते हैं निषेचन के पश्चात बीजांड में युग्मनज का विकास होता है। बीजांड के अध्यावरण दृढ़ होकर बीजा आवरण बनाते हैं। बीजांड के बाहरी अध्यावरण से बीज कवच तथा भीतरी अध्यावरण से अंतः कवच बनता है। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, अतः कोमल
बीजांड कड़ा और शुष्क हो जाता है। धीरे धीरे बीजांड के अंदर को कार्य की क्रियाएं रुक जाती है तथा युग्मनज से बना नया भ्रूण सुप्तावस्था में पहुंच जाता है। इसे युग्मनज प्रसुप्ति कहते हैं। बीजावरण से घिरा एकत्रित भोजन युक्त तथा सुसुप्त भ्रूण युक्त यह रचना बीज कहलाता है। तो ये भी आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न था और इस प्रश्न को भी आप बता सकते हैं। आइए उसके बाद से अब हम लोग चलते हैं जो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है उसके पास। देखिए क्वेश्चन जब हम लोग चलते हैं कि 13 नंबर है, तो देखिए इसमें कुछ अंतर आपको पूछेगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि बीज पात्रधार तथा बीज, देखिए इसमें इनमें विभेद करना। जिसमें पहला है बीज पत्रधार तथा बीज पत्रोपरिक में अंतर, प्राकूर्ण चोल तथा मूलांकुर चोल में अंतर। ग आपका दिखाता है कहते हैं आध्या आवरण तथा बीज चोल में अंतर। ग है परिभ्रूण पोष तथा फलभिति में अंतर। तो आइए अंतर जब कहा है तो अंतर हम लोग बता देते हैं। जो पहला अंतर हम लोग पढ़ेंगे कि बीज प्रतधार आपका दिखा रहा है और उसके बाद से एक आपका है बीज पत्रोपरिक। तो आप इसमें क्या क्या बता देंगे। देखिए पहले कहिएगा बीज पत्रधार में कि बीज पत्रों के पहला अंतर है बीज पत्रों के ठीक नीचे या मूलांकी के ठीक ऊपर स्थित अक्ष का भाग बीज पत्रधार कहलाता है। और बीज पत्रोपरिक में आप कहिएगा कि प्राकुर के ठीक नीचे का भाग बीज पत्रोपरिक कहलाता है। और बीज पत्रधार का दूसरा कहिएगा इसका जो समाप्ति मूल शीर्ष में होता है और बीज पत्रोपरिक में इसकी समाप्ति प्राकुर में होता है। तो ये अंतर था आपका और इस अंतर को आप बता दिए। उसके बाद से प्रांकुर छोल तथा मूलांकुर छोल में अंतर है। तो देखिए प्रांकुर छोल यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर मूलांकुर छोल। तो पहला आप कह सकते हैं कि प्रांकुर छोल में कि स्कूटेलम की प्रांकुर को ढकने वाली खोखली पर्णीय संरचना प्रांकुर चोल कहलाती है। मूलांकुर चोल में कह देंगे कि पहला इसमें स्कूटेलम के निचले भाग में मूलांकुर को ढकने वाला परत मूलांकुर चोल कहलाती है। इसमें दूसरा कह देंगे कि ये प्रांकुर चोल को ढकती है, मूलांकुर चोल में ये मूलांकुर को ढकती है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आपने जान लिया। उसके बाद से देखिए ग में आपका है कि अध्यावरण तथा बीज चोल में अंतर बताइए। तो देखिए अध्यावरण में पहला कह देंगे अध्यावरण बीजांड में पाए जाते हैं। बीज चोल में कह देंगे कि बीज चोल बीज में पाए जाते हैं। अध्यावरण में आप दूसरा कह सकते हैं कि बीजांड के दोनों बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाते हैं। बीज चोल में दूसरा कह देंगे बीजावरण का बाहरी कड़ा आवरण बीज चोल कहलाता है। उसके बाद से घ देखिए कहता है कि परिभ्रूण पोष तथा फलभिति में अंतर। तो देखिए इसमें पहला आपका अंतर होगा कि बीजों में उपस्थित शेष बीजांडकाय परिभ्रूण पोष कहलाता है। फलभिति में कह सकते हैं निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार से विकसित फल का छिलका फलभिति कहलाता है। फलभिति का मतलब जो फल का छिलका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फलभिति कहते हैं। उसके बाद से आइए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं और अगला कहता है कि एक सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं। देखिए एक सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो देखिए सेव में फल का विकास पुष्पासन से होता है। सेव में फल का विकास पुष्पासन से होता है, इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से ही होता है। उसके बाद से आगे आप कुछ और बातें कर सकते हैं। देखिए यही आपका है सेव का आभासी फल इसलिए कहते हैं। देखिए ये किस तरीके से एंडोडार्फ है, ये आपका यहाँ से दिखाया गया है एपीकॉर्प प्लस, यहाँ पर भी देखिए मीसोकॉर्प होता है, फिर ये आपका थैलम्स होता है, यहाँ पर देखिए जो होता है ओवरी, और इसमें आप सीड लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं। कहता है कि विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास है। कहता है कि विपुंसक से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। तो आप कह सकते हैं कि एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसक कहलाती है। यह कृत्रिम परागण की एक तकनीक है तथा इसका प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों को अच्छी नस्ल बनाने में किया जाता है।
विपुंसक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐच्छिक वर्तिकाग्र युक्त पौधे पर ही परागण हो। तो अगर आप चाहते हैं कि जो माने पौधे हों बहुत अच्छा किस्म का हो, तो उस अच्छे किस्म के जो पौधे होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए विपुंसक का प्रयोग करते हैं और इसी को हम लोग विपुंसक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है, कहता है कि यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारक का प्रयोग करते हुए अनिश्चित जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिश्चित जनन के लिए कौन सा फल चुनेंगे और क्यों? तो आप उत्तर में कह सकते हैं कि वृद्धि कारकों का प्रयोग द्वारा अनिश्चित जनन हेतु हम केले का चयन करेंगे, क्योंकि ये बीज रहित होता है, केला में बीज नहीं पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 है कि परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। बहुत बढ़िया यह भी क्वेश्चन है। कहता है कि जो परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो कह सकते हैं कि पुकेसर के पराग कोश में प्राय 4 लघु बीजधारी बनती है। प्रत्येक लघु बीजधारी 4 परतों वाली भित्ति से आवृत होती है। बाहर से भित्ति की ओर उन्हें क्रमशः बाह्य त्वचा और अंत एस्थीसियस मध्य परत तथा टेपिटम कहलाते हैं। बाह्य 3 परतें लघु बीजधारी को संरक्षण प्रदान करती है और स्फुटन में सहायता करती है। सबसे भीतरी टेपिटम परत की कोशिकाएं विकासशील परागकणों की पोषण प्रदान करती है, यह भी हम बता सकते हैं। तो चलिए अब उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 के पास चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर है, कहता है कि असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है? तो देखिए आप आंसर में कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है जिनमें नए पौधों का निर्माण युग्मकों का संलयन के बिना ही होता है। असंग जनन कहलाता है। असंग जनन में गुणसूत्रों का संयोजन एवं पुनः संयोजन नहीं होता है, अतः इसे पौधे के लाभदायक गुणों का अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस तरीके से मेरे फ्रेंड्स ये पाठ आज समाप्त होता है और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग लेसन नंबर जो 3 होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव के जनन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।